नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम आज के अपनी इस वीडियो में देखेंगे यूपी पीसीएसजे 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो लोक का क्वेश्चन पेपर है। और ये हमारी सीरीज डी जो हमारा कंडक्ट हुआ था 12 फरवरी 2023 में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है हमारा, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, इन्हें हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है लोक अभियोजक, जो हमारा लोक अभियोजक है वह हमारा धारा 24 में। और फिर हमारा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है जो हमारा है सीआरपीसी की सेक्शन 18 में। फिर है हमारा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है हमारा आईपी सीआरपीसी की धारा 13 में। फिर है हमारा सत्र न्यायालय, तो हमारा जो सेशन ऑफ कोर्ट है, सेशन ऑफ कोर्ट है हमारा सीआरपीसी की सेक्शन 9 में। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसमें देखते हैं क्रम वाइज कैसे होगा। तो हमारा इसमें जो स्टार्टिंग में सबसे पहले है हमारा सेक्शन 9 पहले आएगी, तो इसमें सेशन कोर्ट हो जाएगा। एक इसमें 4 पहले आएगा, फिर उसके बाद है हमारा 13, 9 के बाद 13, फिर ये है हमारा 3, और फिर है उसका हमारा उसके बाद 18, फिर है हमारा 24। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, जब आरोपी मनोवैज्ञानिक के द्वारा चित्त विकृति की आख्या से व्यथित हो, वह अपील कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडिकल बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा जो है ना सीआरपीसी की सेक्शन 329 से है। जो हमारा सेक्शन 329 है उसमें बताया गया है कि जो अपील कर सकता है वो मेडिकल बोर्ड में कर सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वह है हमारा बी, लो लिबर्टी एंड मोरालिटी फुलर। तो जो हमारी लो लिबर्टी एंड मोरालिटी है वो फुलर की पुस्तक नहीं है, वो है जो हमारी एच एल ए हार्ट की है। तो इसीलिए इससे इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांत का वैज्ञानिक संश्लेषण है, यह कथन है। तो देखिए दोस्तों, ये कथन है जो हमारा ये है प्रोफेसर एलन का। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है, वह निम्नलिखित के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, धारा 78। इसमें है धारा 78 में कहा गया है कि न्यायालय के जो निर्णय है उसके अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। फिर हमारा 76 या 76 में है हमारा, विधि द्वारा अवध व्यक्ति के द्वारा तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य। और जो हमारी 73 है, 73 में हमारा एकांत परिरोध। और जो हमारी 77 है वह हमारी न्यायाधीश का कार्य, यानी कि न्यायाधीश के कार्य को जो कार्य करते हुए न्यायाधीश कार्य करता है वो उससे बचाव प्रदान करती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन इसमें ए है, सूची ए सूची 2। तो हमारा सूची ए में 120 है, 120 ए में है जो हमारा वह है हमारा आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। फिर है हमारा 124 ए, 124 ए में है हमारी राजद्रोह की परिभाषा। और फिर है हमारा 295, तो इसमें हमारा धर्म से संबंधित अपराध है, तो इसका सी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद है हमारा डी 354 सी, 354 सी में जो है हमारा वो है दृश्यकारिता। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ए है, ए में है हमारा धारा 16 भारतीय संविधान अधिनियम। तो ये हमारी जो धारा 16 संबंधित है वह हमारी असम्यक असर से, जो हमारा इसमें है 3। तो हमारा जो है ए का हमारा हो जाएगा 3। जो हमारी धारा 16 संबंधित है वह है असम्यक असर से, तो इसका हो जाएगा हमारा 3। फिर है हमारा ऑप्शन बी, धारा 71 भारतीय संविधान अधिनियम। तो हमारी जो धारा 71 संबंधित है वह हमारी माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का दायित्व। तो हमारा जो बी है, बी का हमारा हो जाएगा इसमें 4।
और जो हमारा इसमें फिर है सी 2D, 2D में है जो हमारा प्रतिफल, प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। फिर है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हमारा जो धारा 56, धारा 56 में जो है हमारा वह असंभवता के कारण किया गया करार, तो असंभव कार्य किया गया करार है। तो इसमें जो हमारा वह है करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच करने के बाद ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इसमें है वो हमारा ए भी सही सुमेलित है और सी भी सही सुमेलित है और डी भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो इसमें जो बी है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हमारी धारा 127 है इंडियन एविडेंस की, धारा 127 में हमारा बताया गया है धारा 126 दुभाषीय आदि को लागू होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करें या अपराध गठित करने वाले सभी सार्वभौम तत्वों को स्वीकार करें। तो इसमें मैं बताना है उपयुक्त दृष्टिकोण प्रीवी काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित में से किस बात में व्यक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर में। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा है वो है ए है हमारा निर्वाचन खंड। जो हमारा निर्वाचन खंड है वो धारा 3 में बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि इंडियन एविडेंस की जो धारा 2 है वो हमारी रिपील्ड है 1938 के अमेंडमेंट द्वारा। तो हमारा इसमें जो ए का हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद फिर हमारा दूसरा वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे कब सुसंगत है। तो वो हमारा जो है धारा 11 में बताया गया है। तो इसका हमारा जो बी का हो जाएगा धारा 11 है, तो बी का हो जाएगा 3। और सी में हमारा सबूत का भार, जो हमारा सबूत का भार है वो धारा 105 में है। तो हमारा जो सी का है, सी का हमारा हो जाएगा 2। और फिर है हमारा एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तत्वों की प्रासंगिकता, यानी कि ये हमारा रजिस्ट्री। तो हमारा जो डी है ये हो जाएगा हमारा डी का 6। तो हमारा इसमें जो मैचिंग करने के बाद है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा मैचिंग से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन ए है इसमें है धारा 463 भारतीय दंड संहिता। जो हमारी 463 है वो हमारी है उसमें जो डेफिनेशन है कूट रचना की। तो हमारा जो इसमें ए है, ए का हमारा हो जाएगा 2। तो इसमें कूट रचना से संबंधित प्रोविजन है। फिर हमारा है धारा 445 बी। तो धारा 445 है इसका हमारा हो जाएगा 4। धारा 445 में बताया गया ग्रह वेदन के बारे में। फिर हमारा है धारा 441 में बताया गया है हमारे आपराधिक अत्याचार। तो इसमें हमारा जो सी का है, सी का हो जाएगा 1। फिर है हमारा डी, इसका है 503। जो 503 में है वो है हमारी आपराधिक अभित्रास की परिभाषा। तो हमारा इसमें जो है डी का हो जाएगा 3। तो हमारे इसमें जो है मैचिंग करने के बाद करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजेश कांत राय बनाम शांति देवी के बाद में प्रतिपादित हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा बहुत ही फेमस केस है, जो है हमारा ये केस है वो है हमारा निहित हित का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत किसे गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, सशक्त बलों के सदस्य। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा की 213 के अंतर्गत जंगम संपत्ति में सम्मिलित है। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उगती फसलें सम्मिलित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, टेलर बनाम कोल्डवेल भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में किस विषय पर एक प्रमुख मामला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नैराश्य का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फिर इनका आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन इसमें सूची 1 है, सूची 1 में ए है और हमारा सूची 2 में ऑप्शन है ए 1 2 3 4 करके। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं ए है, ए में FIR दर्ज करने का कर्तव्य है। जो हमारा FIR दर्ज करने का कर्तव्य है वो हमारा बताया गया है सुरजीत सरकार बनाम बंगाल राज्य में। तो हमारा ए का हो जाएगा 4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन,
बी। अगला ऑप्शन है हमारा बी। बी में है हमारा अन्वेषण में विलंब। जो हमारा अन्वेषण में विलंब है वो है हमारा 3, यानी कि जो हमारा अन्वेषण में विलंब से संबंधित केस है वो है हमारा सैदू मोहम्मद बनाम केरल राज्य, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। फिर है हमारा दूषित अन्वेषण। जो हमारा दूषित अन्वेषण से संबंधित है वह है हमारा केस है राजेंद्र सिंह कटोच बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, तो हमारा जो सी का हो जाएगा 1। फिर है हमारा डी का गवाह के परीक्षण में विलंब, तो हमारा ये है, ये केस है इसमें कृष्णगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, तो हमारा डी का हो जाएगा 2। तो हमारा इनका मैचिंग करने के बाद जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा वो है हमारा उद्देश्य सिद्धांत। जो हमारा उद्देश्य सिद्धांत है वो हमारा जो दिया है वो दिया है हमारा ऑस्टिन ने, तो इसका हो जाएगा ए का 4। फिर है हमारा इच्छा का सिद्धांत। जो हमारा इच्छा का सिद्धांत है वो हमारा दिया है हीरिंग ने। फिर हमारा हो गया काल्पनिक सिद्धांत। जो हमारा काल्पनिक सिद्धांत है जो हमारा वो दिया है सामंड ने। फिर हमारा है यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित जो है गिर के, तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन वो भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा इसमें है 27 राष्ट्र चार्टर का जो 27 है वो हमारा जो उसमें दिया गया है आंतरिक अधिकारिता से संबंधित उपबंध, यानी कि कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी भी दूसरे के राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इसमें हमारा जो है ए का हो जाएगा हमारा 4। फिर हमारा अनुच्छेद 42 संयुक्त राष्ट्र चार्टर, तो हमारा जो है इसमें 42 में जो है वो दिया गया है ये हमारा संबंधित है जो हमारा ये हो जाएगा 1 से। बी का हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 संयुक्त राज्य में राज्यों को सदस्य बना, यानी कि कोई भी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है तो उसको सदस्यता ग्रहण करना हमारी आर्टिकल जो है 42 में है। फिर है हमारा सीसी में है अनुच्छेद 33 संयुक्त राष्ट्र चार्टर। जो हमारा अनुच्छेद जो 33 है वो हमारा जो संबंधित है वो हमारा विवादों को शांतिपूर्ण निपटारा से। फिर है हमारा अगला डी अनुच्छेद 36(3), जो हमारा 36(3) है वो हमारा संबंधित है 3 से। निर्दिष्ट विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग है जो हमारा है वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा मैचिंग से रिलेटेड है। तो हमारा देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा सूची 1 में, ऑप्शन है महासभा का गठन। जो हमारा महासभा का गठन है वो हमारा है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो यूएन चार्टर है वो उसका हमारा है आर्टिकल 9, तो हमारा ए का हो जाएगा हमारा इसमें 9, आर्टिकल 9। फिर हमारा है सुरक्षा परिषद का गठन। जो हमारा सुरक्षा परिषद का गठन है इससे संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23, तो हमारा बी का हो जाएगा 4। फिर है हमारा इसमें तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन। जो हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन है वो है हमारा आर्टिकल 86 में, तो हमारा जो है सी का हो जाएगा 3। सॉरी, जो है हमारा इसका हो जाएगा हमारा, तो हमारा इसमें जो सी है सी का हमारा हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन है जो हमारा आर्टिकल 61 में है। फिर है हमारा लास्ट में बचा न्यायशीता परिषद का गठन। जो हमारा न्यायशीता परिषद का गठन है वह हमारा आर्टिकल 86 में, तो हमारे इसमें जिसके अकॉर्डिंग है वो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा सूचियों से कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा ये सूची 1 है सूची 2 है, तो सूची 1 में हमारा दिया गया है कौन सा विषय है, और फिर हमारा सूची 2 में धारा कौन सा विषय कौन सी धारा से संबंधित है। तो हमारे इसमें ए में है जो विक्रय। विक्रय हमारा विक्रय की जो डेफिनेशन है हमारी टीपीए की सेक्शन 54 में है, और जो हमारा क्रम बंधन है, क्रम बंधन से संबंधित हमारी जो टीपीए में 2 सेक्शन है, एक तो हमारी है इसमें 81 और एक है 56, तो इसमें हमारा 81 है, तो क्रम बंधन हमारा हो गया सेक्शन 81 है। फिर हमारा दान, जो दान की परिभाषा है हमारी टीपीए की जो सेक्शन 122 में है। फिर हमारा समाश्रित हित, तो जो दोस्तों हमारा जो समाश्रित हित है वो है हमारा 21 है। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें 2 हित होते हैं, एक तो निहित हित और समाश्रित हित। जो हमारा निहित हित है वो हमारा सेक्शन 19 में है टीपीए, और जो हमारा समाश्रित हित है वो है हमारा सेक्शन 21 में। तो देखिए दोस्तों, इसके मैचिंग करने के बाद जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा ए सूची 1 और फिर है सूची 2। तो देखिए दोस्तों, हमारा ए है, ए का हमारा है अतिधारण। अतिधारण का प्रभाव जो हमारा है वो बताया गया है हमारा पट्टे से संबंधित है, यानी कि अतिधारण यानी कि जितना समय पट्टे के लिए दिया गया उससे ज़्यादा अगर हम पट्टा रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो उसको हम अतिधारण बोलते हैं। तो हमारे इसमें जो बी है, बी में हमारा सरस्व आदाता, तो वो हमारा जो दान से संबंधित है। फिर हमारा है मोचन। मोचन है हमारा जो बंधक से संबंधित है, यानी कि जो बंधक है, बंधक का मोचन किया जा सकता है, उसकी कुछ कंडीशन है। फिर है हमारा डी क्रेता। क्रेता जो हमारा संबंधित है वह विक्रय से संबंधित है। विक्रय में दो दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्रेता एक विक्रेता, और विक्रय के लिए प्रतिफल आवश्यक है, तो इसलिए हमारा क्रेता का होगा विक्रय। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है मैचिंग करने के बाद वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, शिनाख्त कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 9। जो हमारी शिनाख्त कार्रवाई है वो एविडेंस की सेक्शन 9 में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारी धारा टीपीए की धारा 9 है वो मौखिक अंतरण से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, असंज्ञेय अपराध की विवेचना करने की अनुमति दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराध की सुनवाई के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 56। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो हमारा जो है इसमें विक्रिया के लिए हमारा जो टीपीए, टीपीए में जो हमारी उसकी विक्रिया की परिभाषा दी गई है वह हमारा ये है 54 में विक्रय। तो हमारा विक्रय के लिए हमारा आवश्यक होता है क्रेता और विक्रय दोनों आवश्यक है, और जो प्रतिफल हो जो हमारा विक्रय होता है ना वो किसी भी प्रॉपर्टी का प्रतिफल के बदले में उसका अंतरण होता है, यानी कि उसके स्वामित्व का अंतरण होता है। तो इसमें हमारा बिना प्रतिफल के नहीं हो सकेगा, तो इसमें हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं है। और इसमें स्वामित्व का अंतरण तो होता ही है, ये भी करेक्ट है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो इसमें पूछ रखा है कि एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो बिना प्रतिफल के जो हमारा विक्रिया होता है वो प्रतिफल सहित होना चाहिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति स्थापित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर हमारा कारण आर, राष्ट्रों के एक दूसरे से टकराव एवं मतभेद होते हैं। तो हमारा इसमें ए भी करेक्ट है और आर भी, तो हमारा इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 62 के सब क्लोज 2 से है। उसमें जो है वो कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या पद से हटाए जाने या न करने से हुई है तो उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। फिर अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 51 के अर्थ में अंतरित। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान का अनुच्छेद 38 है, जो उसमें जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के संबंध में प्रोविजन किया गया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो हमारे इसमें जो बी सी डी ये सभी गलत है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में ज्ञान दर्शित करने वाले तथ्य को सुसंगत किया गया है। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 14।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत किसी तथ्य के प्रमाण को साबित करने के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गवाहों की संख्या जो है निर्दिष्ट नहीं है। और जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट की जो हमारी इसमें सेक्शन है, ये क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 134 से, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्यों की संख्या यानी कि कोई भी विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इसमें है, इससे संबंधित जो प्रोविजन है, यह है हमारा यूएन चार्टर के आर्टिकल 96 के सब क्लोज 1 से ये क्वेश्चन है, जिसमें हमारा कहा गया है महासभा या सुरक्षा परिषद किसी विधिक प्रश्न पर परामर्श रूप में अपनी राय देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा है, इसमें कहीं भी सुरक्षा परिषद नहीं है। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। फिर अगला क्वेश्चन, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगितावाद की अवधारणा। जो हमारा उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो हमारा दिया था बेंथम ने। तो बेंथम की जो थ्योरी है वो है उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो इसलिए हमारा, और जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो बात करता है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसमें जो है वादों का संचित किया जाना वह है हमारा सेक्शन 26 में। फिर हमारा रह जुड़ी काटा पूर्व न्याय वह है सेक्शन 11 में। फिर है हमारा 3 विधिक प्रतिनिधि वह है हमारा इसकी सेक्शन 50 में। फिर है हमारा गिरफ्तारी और निरोध वह है हमारा 51 में। तो देखिए दोस्तों, हमारे इसमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारे सबसे पहले सेक्शन आएगी 11 में है हमारा पूर्व न्याय। तो हमारा इसमें आएगा 2 स्टार्टिंग में। फिर है हमारा इस 2 के इसके बाद में 26 सेक्शन। फिर हमारा 2 के बाद आएगा 1 और फिर हमारा आएगा 3। तो 2 1 3 4। तो हमारे इसमें 2 1 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष की पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में अवधारणा होती है। तो हमारा इसमें जो है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तथ्य की अवधारणा। जो हमारा ये क्वेश्चन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 90A से क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बी है, तथ्य की अवधारणा। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा इसमें जो है संपत्ति का परिधान, जो हमारा संपत्ति का परिधान होता है वो होता है हमारा उद्दापन में। जो हमारा उद्दापन है उसकी डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 383 आईपीसी में। फिर हमारा संपत्ति का लेना, जो हमारा संपत्ति का लेना होता है वो होता है हमारा चोरी में। जो हमारी चोरी को डिफाइन किया गया है वो 368 में आईपीसी में किया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है संपत्ति का न्यस्त होना। फिर यहाँ हमारी जो संपत्ति न्यस्त होती है वो होती है हमारी, ये हमारा संबंधित है आपराधिक न्यास भंग से। तो ये हमारा है सी का 1। तो हमारा जो आपराधिक न्यास भंग है ये है हमारा सेक्शन 405 में आपराधिक न्यास भंग। फिर हमारा डी है निर्दोष तरीके से प्राप्त संपत्ति को संप्रवित करके अपने स्वयं के प्रयोग में लेना। तो हमारा ये हो जाता है फिर आपराधिक दुर्विनियोग। जो हमारा आपराधिक दुर्विनियोग है वो है हमारा आईपीसी की सेक्शन 403 में। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर हमारा देखो ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है और डी का है हमारा 2। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिर हमारा सेम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके इसका आंसर देना है। फिर हमारा इसमें देखिए, इसमें है हमारा ए है, एक है हमारा 1 है हमारा धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता। जो हमारी धारा 1 संबंधित है उसमें है रेस जुडिकाटा यानी कि पूर्व न्याय। तो ए का हमारा बी। उसके बाद है हमारा धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 है, उसमें है तो होता है हमारा वादों का संस्थित किया जाना। तो बी का हो जाएगा ए। फिर है हमारा 3 धारा 33 सिविल प्रक्रिया संहिता। तो हमारे इसमें 99 डिग्री से संबंधित है। फिर है हमारा 4 का है हमारा खर्चे, यानी कि 35 बी में जो है ना विलम्ब कारित करने के लिए खर्चे। तो हमारा इसमें देखिए दोस्तों, 1 का बी है, 2 का ए है और सी का डी है और हमारा 4 का सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है? तो ये तो रिपीटेड ही क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद।
फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गवाह न्याय की आंख एवं कान होते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंथम ने। फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हमारे इसमें जो आरोप की अंतर्वस्तु है हमारी है सीआरपीसी की सेक्शन 211 में। फिर हमारा है निर्णय है हमारा सेक्शन 353 में। फिर है हमारा सहायक लोक अभियोजक, जो हमारा सहायक लोक अभियोजक है वह है हमारा सेक्शन 25 में। फिर हमारा उच्च न्यायालय को निर्देश, तो हमारा वो है हमारा सीआरपीसी की सेक्शन 395 में। तो हमारे इसमें जो है इसका मैचिंग करने के बाद हमारा देखो ए का 4 है और बी का 3 है और सी का 2 है और डी का 1 है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, कथन ए, यह एक 9 वर्ष की आयु का बालक है, वह 7 से ब को मार देता है, ए को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। तो हमारा इसमें ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ऑप्शन है हमारे, ये हमारे आईपीसी की सेक्शन 83 से। जो हमारे सेक्शन 83 है उसमें कहा गया है 7 वर्ष से और 12 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति का कार्य अपराध है या नहीं है। तो हमारे इसमें जो है इसमें वो 7 वर्ष से ऊपर हुआ है, 9 वर्ष का बालक, और उसने ये 7 से ऐसा किया, 7 से का मतलब वो विकर्चित नहीं है, उसको सब समझ है, तो इसलिए हमारा ये ए तो करेक्ट हो गया। फिर हमारा कारण आर, 12 वर्ष से कम आयु के बालक आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ लोग समझेंगे कि ये करेक्ट होगा हमारा, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारा आर्टिकल हमारा जो सेक्शन 82 है उसमें पूर्णतः 7 वर्ष का बालक है, 7 वर्ष तक का वो पूर्णतः मुक्त है। तो हमारे जो 12 वर्ष तक का बालक है वो हमारा आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में इस ऑप्शन में डायरेक्ट बोल दिया 12 वर्ष से कम आयु के बालक आपराधिक दायित्व से मुक्त है, तो वे हमारा पूर्णतः मुक्त नहीं है। अगर वे विकर्चित है या उन्हें समझ नहीं है तभी तो मुक्त है। तो इसलिए हमारा इसमें जो कारण आ रहा है ना ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो हमारा इसमें बहुत फेमस केस है इसका, तो हो जाएगा सी, आर बनाम डडले एंड स्टीफेन। फिर अगला क्वेश्चन, यदि कोई गवाह जो बोलने में असमर्थ है लिखित रूप में अपनी गवाही खुली अदालत में देता है तो दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ए, मौखिक साक्ष्य। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 119 से। फिर अगला क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वामित्व मुख्य रूप से एक अधिकार है? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी गंगाधर बनाम बीसी राजालिंगम में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखते हैं, अभिकथन ए हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी राज्य के आवश्यक रूप से घरेलू मामले में हस्तक्षेप हेतु संयुक्त राष्ट्र को अधिकृत नहीं करता है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट इसमें है हमारा ये सही है। तो इसमें हमारा जो आर्टिकल यूएनओ का आर्टिकल 27 है तो इसमें घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने से मना किया गया है। फिर हमारा जो कारण आ रहा है यह सिद्धांत से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में उल्लिखित प्रवर्तक उपायों के उपयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो हमारा ये भी सही है, तो हमारा दोनों सही है। फिर हमारा इसमें हमें से चूज करना है कि इस क्वेश्चन के आंसर अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये करेक्ट तो दोनों है मगर ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, स्वीकृति केवल एक प्रथम दृष्टया सबूत है? तो ये करेक्ट है। फिर है कारण आर, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है? तो ये भी सही है, ये हमारा एविडेंस एक्ट की सेक्शन 31 में कहा गया है। तो ये दोनों सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। फिर अगला क्वेश्चन, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा आईपीसी की सेक्शन 73 जो हमारा बताती है कि एकांत परिरोध क्या है और कितना हो सकता है। तो एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से
सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा देखो, इसमें जो सूची 1 है इसमें ये कंडीशन दी गई है, सूची 2 में दी गई है कब्जा। कब्जा हमारा कितनी प्रकार का होता है? तो देखिए दोस्तों, एक तो हमारा होता है जो इसमें मूर्त कब्जा है। मूर्त कब्जा वो कब्जा होता है यानी कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं उस पर हमारा कब्जा, तो मूर्त कब्जा होगा। और अमूर्त कब्जा है, अगर कोई वस्तु है उस पर हमारा कब्जा तो है, जैसे हमारा पेटेंट राइट होता है, कॉपीराइट एक्ट राइट होता है, हमारा अधिकार तो है मगर हम उसको देख नहीं सकते, तो हमारा अमूर्त कब्जा होगा। एक होता है हमारा वैवहित कब्जा यानी कि मध्यवर्ती कब्जा। मध्यवर्ती कब्जा होता है अगर हमारी कोई भी वस्तु है वो हमारी किसी व्यक्ति के पास है या हमारे नौकर के पास है, तो या फिर हमारे उसे न्यास के तौर पे दी हो गई, वो हमारा हो जाएगा मध्यवर्ती कब्जा। फिर है हमारा इमीडिएट कब्जा। फिर देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो है इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है हमारा ए है, मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है। तो एक अभिकर्ता के पास अपना माल जमा कर दिया तो एक का उसका होगा मध्यवर्ती कब्जा होगा। तो ए का 2। फिर इसमें है, फिर इसमें देखते हैं दूसरा स्वामी द्वारा। चलो डी देख लेते हैं, डी थोड़ा इजी है। लेखक को अपनी पुस्तक पर प्रतिलिप्याधिकार यानी कि प्रतिलिप्याधिकार होता है हमारा कॉपीराइट। तो हमारा जो कॉपीराइट है वो हमें दिखता तो है नहीं मगर वो अधिकार, वो हमारा अधिकार है। तो इसका 2 हो गया तो हमारा इसलिए इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा हमारा 3 अमूर्त कब्जा। फिर है हमारा स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी, उसने पहन रखी है उसके कब्जे में भी है, डायरेक्ट कब्जे में, तो हमारा सी का हो जाएगा मूर्त कब्जा। फिर हमारा इसमें बी है, बी में क्रेता दुकानदार से पुस्तकें खरीदता है, वो हमारा हो जाएगा इमीडिएट पोजेशन यानी कि वो पुस्तकें खरीद तो ली, अभी उस पर हमारा कब्जा नहीं आया। फिर ऑप्शन बी का ए, तो हमारे इसमें ऑप्शन के मैचिंग करने के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा हमारा जो है ए, इसमें है न्यायालय की भाषा। जो हमारी न्यायालय की भाषा दी गई है वो दी गई है सीआरपीसी की सेक्शन 272 में। फिर हमारा पीड़ित को प्रतिकर, जो हमारा पीड़ित को प्रतिकर से संबंधित जो हमारी सेक्शन है वह हमारी सीआरपीसी की सेक्शन 357 यानी कि 357, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। फिर है हमारा अपराधों का वर्गीकरण, जो हमारा अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है वो दिया गया है हमारी शेड्यूल 1 में, तो हमारा सी का हो जाएगा 4। फिर हमारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, तो हमारा डी का हो जाएगा 4। तो उच्च न्यायालय की जो सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर है 482 में है, और जो हमारी इनहेरेंट पावर जो हमारी सीपीसी में है, सीपीसी में इनहेरेंट पावर हमारी दी गई है सेक्शन 151 में यानी कि 191। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग मैच करने के बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के सदस्य है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 97। तो ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, ये हमारा यूपी एपीओ में जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2016 में ये यूपीजे में भी आया है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविदा विधि की धारा 2C के अंतर्गत वचन ग्रहीता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कि वचन ग्रहीता यानी कि जो प्रोमिजिया कौन है? तो वो होता है हमारा व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, आपराधिक विधि के मूल सिद्धांत न्यूलम करीमेन नुल्ला पोइना साइन लेगे से तात्पर्य है। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी कार्य अपराध या दंडिक नहीं हो सकता। तो हमारा जो इसमें ये है, ये हमारा ये प्रोविजन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में भी बताया गया है, 21 में। तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे इसमें परीक्षाओं का क्रम 138 में देगा, ये भी सही है। शासकीय संसूचना 124 में, ये भी सही है। फिर हमारा 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उदाहरणा, यह है धारा 90, ये भी हमारा सही है। फिर हमारा दहेज मृत्यु के बारे में उदाहरणा, जो हमारा दहेज मृत्यु के बारे में उदाहरणा आया है वो है एविडेंस एक्ट की 113 बी में। तो इसमें ए दे रखा है तो इसलिए ये हमारा करेक्ट नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पूछ रखा है जो सुमेलित नहीं है वो बताना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके और इसका आंसर देना है। फिर देखिए दोस्तों, हम देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो सूची ए में हमारा भागिक पालन, जो हमारा भागिक पालन है वो हमारा टीपीए की जो सेक्शन है 53A में दे रखा है। और जो हमारा सहस्त्रांतरण है, सहस्त्रांतरण हमारा जो होता है वो होता है हमारा टीपीए की सेक्शन 25 में, धारा 25 में। और हमारे रिसीवर की नियुक्ति है, रिसीवर की नियुक्ति जो हमारी होती है वो होती है 69A में। और फिर हमारा बंधकर्ता द्वारा विवाक्षित संविदाएं जो होती है वो सेक्शन 65 में है। तो हमारे इसमें जो मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो देखो, ए का 2 है, बी का 4 है और सी का 3 है और डी का है हमारा फिर 1। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें है वो हो जाएगा ए का 2। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें जो हमारा इसमें हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन, ये हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इसमें है। इसमें विश्व मानवाधिकार दिवस 2001 का विषय क्या था? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इसमें ऑप्शन बी, समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। फिर अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि यूएन चार्टर के अधोलिखित किस अनुच्छेद में दोहरे निषेधाधिकार की अवधारणा प्रावधानिक है? तो हमारे इसमें जो पूछना है डबल वीटो पावर किस में है, तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 27। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं मौखिक अंतरण धारा 9। तो हमारा जो टीपीए की मौखिक अंतरण धारा 9 में है, ये भी सही है। फिर हमारा इसमें निहित, तो हमारा निहित है हमारा निहित हमारा जो दे रखा है वो है सेक्शन 9 में। तो इसमें दे रखा है हमारा सेक्शन 21। सेक्शन 21 में हमारा समाश्रित हित है, तो इसलिए हमारे ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। इसमें है फिर ये भी सही है सी वाला। और इसमें क्या अंतरित किया जा सकेगा, धारा 6, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रखा है कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इसमें है शून्यकरणीय संविदा, शून्यकरणीय संविदा को जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी इसमें 2i में। तो ए का हो जाएगा हमारा 2i। फिर हमारा है संविदा, संविदा है जो हमारा वह है संविदा को जो हमें हमारी डिफाइन किया गया है वो हमारा 2h में किया गया है। तो हमारा इसका 2 का हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है शून्य करार, जो हमारा शून्य करार है वह है हमारा 2g में। तो फिर है हमारा प्रतिफल, प्रतिफल को हमारा परिभाषित कर किया गया है 2t में। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, विधि का बल रखने के लिए प्रथा को निरंतर परिचालित करना आवश्यक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, प्रथा के आवश्यकता तत्व होते हैं युक्ति युक्तता, प्राचीनता और निरंतरता। तो इसमें क्या रखा, विधि का बल रखने के लिए प्रथा को निरंतर प्रचलित करना आवश्यक नहीं है। तो हमारा ये गलत है। फिर है कारण आर, प्रथा लोगों की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन इसमें ए, कथन ए है, अभिवचन के तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का कथन होगा। तो हमारा ये भी सही है। फिर है इसमें हमारा दूसरा, अभिवचन का संशोधन श्रीवर्गीय संहिता के आदेश 6 नियम 16 में प्रावधानित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये हमारा सही नहीं है। जो हमारा इसमें अभिवचनों का संशोधन से संबंधित जो हमारा प्रोविजन है वह हमारा 6 के 7 में है, 6:17 में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक ही सही है। ये भी क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें हमारा ए में है 45, धारा 45 भारतीय साक्षरता अधिनियम। तो इसमें धारा 45 में हमारी विशेषज्ञों की राय। फिर है धारा 85, धारा 85 में है जो वो है मुख्तारनामा के बारे में उपधारणा। फिर है धारा 45 से में है
इलेक्ट्रॉनिक शास्त्र के परीक्षक की राय। फिर हमारा 23 में सिविल मामले से सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत है। तो ये जो एविडेंस की सेक्शन 23 है ये सिविल मामले से ही संबंधित है। तो इसमें हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा जो ये है यूनेस्को, इसमें सूची ए में दिया गया है हमारा एजेंसी, और इसमें सूची 2 में दिया गया है उसके मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा मैं यूनेस्को, जो हमारा यूनेस्को का मुख्यालय है वो है हमारा पेरिस में। तो हमारा ए का हो जाएगा 4। फिर है हमारा बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका मुख्यालय है हमारा जिनेवा में। फिर है हमारा सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो हमारा इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो हमारा यूएसए में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हमारा जो है वो है नीदरलैंड में। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा ए है स्वतंत्र सहमति, जो हमारी स्वतंत्र सहमति से संबंधित प्रोविजन है वह है कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 14 में। तो हमारा ए का है, ए का हो जाएगा 14। फिर है हमारा गलत बयानी, तो हमारी जो गलत बयानी है उसके बारे में प्रोविजन है वह है सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर है हमारा परपीड़न, परपीड़न है हमारा धारा 15 में, सी का 3 हो जाएगा। फिर कपट है हमारा, कपट है हमारा 18 में, तो हमारा सी का हो जाएगा 3। तो हमारा इसमें दोस्तों जो है हमारा देखो ए का 4 है, बी का 1 है, तो इसमें ए का 4 है और बी का 1 है, और हमारा सी का 2 है और डी का 3 है। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उनको प्रासंगिक धाराओं के बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा देखिए दोस्तों, फिर है पहले है हमारा राजद्रोह जो हमारा है धारा 124 ए में है आईपीसी में। फिर हमारा गृहतिचार, तो हमारा जो गृहतिचार से संबंधित जो प्रोविजन है वो आईपीसी की सेक्शन 442 में है। फिर हमारा सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, तो हमारी वो है आईपीसी की सेक्शन 93। फिर हमारा लोक उत्पात है, जो हमारा लोक उत्पात है वो है हमारा 268 में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इसका क्रम सही होगा वो हमारा होगा सबसे पहले 93 सबसे पहले आएगा। तो हमारे इसमें सब ऑप्शन ए उसका हो जाएगा 3। फिर 93 आएगा पहले, 93 के बाद हमारे इसमें आएगा 124 ए, फिर उसके बाद में आएगा 268, फिर 442। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अनावश्यक अवरोध न करने से संबंधित है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी धारा 49। फिर अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारंट मामलों से। जो हमारे वारंट मामले हैं वो है हमारे सीआरपीसी है, सीआरपीसी की सेक्शन 2X में हमारे वारंट मामले हैं कि वारंट मामला क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें हमारा ए है, ए हमारा 44 हमारा जो संबंधित है वह हमारा जो उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है, तो ये हमारा ये गलत है। फिर हमारा बी में धारा 41 है, दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, तो हमारा इसमें ये है, ये भी गलत है। जो 41 है हमारी उसमें है वारंट के बिना गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। फिर है हमारा इसमें 42 में हमारा नाम और निवास बताने से इनकार करने की गिरफ्तारी। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में बता रखा है धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी उससे संबंधित प्रोविजन तो हमारा सीआरपीसी की सेक्शन 46 में है, और हमारा जो धारा 43 है, धारा 43 में हमारा है प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी वो बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी निगम या पंजीकृत समिति के अभियुक्तिकरण की प्रक्रिया कहाँ प्रावधानित है। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें धारा 305 में है पंजीकृत समिति।
फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हमारा इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें हमारा है न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। तो हमारा जो न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा से संबंधित है वो हमारी आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थ, हमारे जो मध्यस्थ हैं वो हमारा सेक्शन 89 CPC में। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। तो हमारा जो सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद है वो हमारा है 79 में, तो बी का हो जाएगा। 79 में सरकार या उसके विरुद्ध वाद के बारे में बताया गया और 80 में सरकार को सूचना से संबंधित है। फिर हमारा है इंटरप्रेटर सूत्र अंतर अभिवाचीवाद, वो हमारा है सेक्शन 88 में CPC। फिर हमारा निष्पादन का प्रतिरोध, निष्पादन का प्रतिरोध यानी कि जो निष्पादन का अगर डिग्री का निष्पादन होता है, अगर उसका निष्पादन करने में वो रोक लगाता है कोई, तो उसके संबंधित प्रोविजन है तो वह सेक्शन 74 में। और जो कोई निष्पादन का प्रतिरोध करता है उसके लिए जो कारावास है वो सिविल कारावास होता है 30 दिन। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैचिंग करने के बाद करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया। तो हमारे इसमें जो है वो जोड़ा गया था वो 16(6) जोड़ा गया था, यानी कि 16 का 6 सब क्लोज जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो हमारा 103वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा EWS यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर क्लासेज वाले लोग हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है 103वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में फिर PIL डली गई थी और फिर इसको अभी संवैधानिक घोषित किया गया है। तो हमारा जो वो केस है हमारा जनहित अभियान बनाम भारत संघ। उस केस में इसको 103 को संवैधानिक घोषित किया गया है, जनहित अभियान बनाम भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस को भी याद रखना है, ये अभी का 222 का न्यू जजमेंट है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर यह दृष्टांत आधारित है। तो ये बताना है इलस्ट्रेशन किस सेक्शन पे है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इलस्ट्रेशन है हमारी सेक्शन 149 से। फिर अगला क्वेश्चन, जब किसी करार में प्रतिफल और उद्देश्य अंशतः विधि पूर्ण नहीं होते तब भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में करार होगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करार होता है शून्य। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 24 से। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उद्दापन उद्दापन 383, तो ये भी करेक्ट है। और ये हमारा जो 378 में चोरी है तो ये भी सही है। फिर हमारा 300 डकैती डकैती हमारी 391 है तो ये भी सही है, ये दोनों सही है। तो इसमें पूछ रखा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लूट। लूट सही सुमेलित नहीं है, 389 बता रखा है, तो इसमें हमारा लूट है IPC की धारा 390 में, तो इसीलिए यहाँ 389 दिया हुआ है, तो इसमें ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा ए है, हमारा 2222 में हमारी डिग्री है, तो ये अभी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा फिर इसमें है बी में हमारा 213, जो हमारा 213 है आदेश। तो ये हमारा जो आदेश है वह हमारा 213 में ना होकर आदेश की जो हमारी डेफिनेशन दी है CRPC की 214 यानी कि 214 में आदेश की डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें हमारे साथ 213 दे रखा है, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो मैं आपको बता दूं जो 213 है हमारी CPC की, तो हमारी 213 में बताया गया है स्थावर संपत्ति क्या है। तो स्थावर संपत्ति वो है, इसमें कह रखा है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें नहीं आती। तो फिर हमारा 26 है सिविल प्रक्रिया संहिता विदेशी निर्णय, ये भी सही है। और ये 29 में निर्णय है। और 8 में जो हमारा 8 में है 28 में है वह है न्यायाधीश। फिर
फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का वाद है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं पूजा करने के अधिकार से संबंधित वाद, ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। फिर है वंशानुगत कार्यालयों के अधिकारों के लिए वाद, ये भी हमारा सिविल प्रकृति का वाद है। फिर है स्वैच्छिक भुगतान या चढ़ावे की वसूली के लिए वाद, तो हमारा ये है, ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। फिर है हमारा चौथा विनर्शन, तो इसके लिए वाद, तो ये हमारा ये भी सही है। तो हमारा इसमें 1, 2 और 4 करेक्ट हो गया, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 12 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां अंतरण पट्टे द्वारा हुआ हो। फिर अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 75 प्रावधान करती है? तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राय प्राप्त करने हेतु कमीशन जारी करने का। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा निष्पादक व प्रशासक की नियुक्ति से संबंधित जो प्रोविजन है, वो निष्पादक की नियुक्ति के लिए तो हमारा अलग ही ऑर्डर है। निष्पादक यानी कि रिसीवर, तो जो हमारी रिसीवर की नियुक्ति है वो हमारी ऑर्डर 40 में है, अलग से है। तो इसमें ऑर्डर 40, और इसमें फिर जो न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा, तो यानी कि मीडिएटर की बात कर रहा है, यानी कि मध्यस्थ की बात कर रहा है। जो हमारा मध्यस्थ से संबंधित जो प्रोविजन है वो हमारी सीपीसी की सेक्शन 89 में है, और इसमें उपरोक्त सभी दे रखा, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर तो है ये हमारा ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा निष्पादन हेतु डिग्री के अंतरण से संबंधित है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। तो इसमें होता है हमारा जिस यानी कि डिग्री का अंतरण 39 में। तो देखिए दोस्तों, अंतरण 39 के साथ हमें सीपीसी की सेक्शन 49 पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जो इसमें 39 में तो डिग्री का अंतरण होता है, और इसमें 49 में होता है हमारा अंतरिति, यानी कि जिसको डिग्री अंतरित की गई है। तो यानी कि 39 में डिग्री का अंतरण, और 49 में उसका अंतरिति, यानी कि जिसको डिग्री अंतरित की गई है। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे इसमें सूची 1 में हमारा उसका वो दिया गया है टॉपिक, और उसमें सूची यानी कि मार्जिनल नोट्स दिए गए हैं, और इसमें सूची 2 में बताई गई है धारा, यानी कि कौन से मार्जिनल नोट्स किस धारा में नहीं है। तो हमारा इसमें जो है ए है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है वो हमारा है सेक्शन 22A में, तो हमारा इसका हो जाएगा 3। फिर है हमारा डिजिटल हस्ताक्षर पर राय, तो हमारा इसमें जो बी है, बी का हमारा हो जाएगा 1, तो ये है हमारा 47A में। तो राय के बारे में जो हमारे इस प्रोविजन है वो हमारे 45 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 45 में विशेषज्ञों की राय। फिर हमारा सी है डिजिटल हस्ताक्षर का सबूत, तो हमारा जो डिजिटल हस्ताक्षर का सबूत है वो हमारा है सेक्शन 67A में, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर डिजिटल संदेश के बारे में उपधारणा, तो वो हमारा है 88A में, तो हमारा डी का हो जाएगा 2। तो हमारा मैचिंग करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा पहले होती है वो होती है हमारी मुख्य परीक्षा, फिर हमारी उसके बाद होती है प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद होती है हमारी पुनः परीक्षा। तो हमारा इसमें जो पहला हो जाएगा, यानी कि पहले हुई हमारी मुख्य परीक्षा, दूसरे नंबर पर उसकी मुख्य परीक्षा के बाद होती है प्रति परीक्षा, फिर होती है हमारी पुनः परीक्षा। तो हमारा मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, और ये तो यानी कि 2, 1 और 3, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हमारा जो इससे संबंधित जो प्रोविजन है वह हमारा परीक्षाओं का क्रम जो दिया हुआ है हमारी एविडेंस की सेक्शन 138 में दिया हुआ है, यानी कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 85A। फिर अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 20A निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा आदेश 20A है जो है खर्चों से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ए हमारा ए कथन है, किसी शिशु के धर्मस्थव होने की उपधारणा भारतीय साक्षर अधिनियम की धारा 112 से अधिशासित होती है, तो इसमें यह है करेक्ट। फिर हमारा एक विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मस्थव के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है, तो हमारा ये भी सही है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्षर अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो धारा 17 है इसमें सुसंगत तथ्य ना होकर इसमें हमारा जो है उसमें बताया गया है स्वीकृति के बारे में, तो हमारी धारा 17 में जो है स्वीकृति की डेफिनेशन दी गई है।
और जो सुसंगत तथ्य है, जो सुसंगत तथ्य की जो डेफिनेशन है वो हमारी उसके इंटरप्रिटेशन क्लोज में यानी कि सेक्शन 3 में है, और ये ऑप्शन सभी सही है। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए। अभिकथन है हमारा विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है, तो ये हमारा सही है। जो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार होते हैं वही संविदा होते हैं। फिर कारण आ रहा है विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य है, तो ये हमारा बताया विधि द्वारा जो अपरिवर्तनीय करार होते हैं वो शून्य होते हैं, वो हमारा बताया गया है 2J में। तो हमारा इसमें ए इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, मगर जो इसमें इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मालव्य सेवाकर परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा आर्टिकल है 279 ए माल एवं सेवा यानी कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो अभिकथन ए है, तो ये बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार है। जो हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है वो हमारा जो ऐड हुआ था 86वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ था। इसी के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल ऐड हुआ था वो 21A ऐड हुआ था। फिर है हमारा इसमें आर, कारण आर, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे। तो हमारा इसमें जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे शिक्षा से संबंधित जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें शिक्षा से संबंधित प्रोविजन पहले से ही है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न में से कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से संबंधित? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 89 में जो हमारा है आर्बिट्रेटर यानी कि मीडिएटर के बारे में प्रोविजन करता है, यानी कि मध्यस्थ। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, निविदाएं बनाने के लिए आमंत्रण एक प्रस्ताव नहीं है, ये भी सही है। फिर है कारण आर, ऐसे आमंत्रण के जवाब में निविदा एक प्रस्ताव है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का तत्व नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उद्देश्य। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अपराध के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो आपराधिक कार्य होना चाहिए, फिर उसमें एक दुरासा होना चाहिए और एक मानव प्राणी होना चाहिए। तो इसलिए इसका उद्देश्य करेक्ट आंसर है। तो इसमें पूछा अपराध का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा बी। फिर ये भी मैचिंग से क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके इसका आंसर देना है। तो इसमें जो हमारा ए है, ए में धारा 140, धारा 140 है जो इसमें हमारा है बलवा करना, इसका हो जाएगा 3। फिर है हमारा धारा 340, धारा 340 में बी है हमारा सदोष परिरोध से संबंधित है, और हमारी जो धारा 192 है वो हमारी संबंधित है मिथ्या साक्ष्य तैयार करना, और जो हमारी डी है 383 हमारा उद्यापन की डेफिनेशन है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 137 के लागू होने से निम्नलिखित में से किस परिसंपत्ति को बाहर रखा गया? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 137 में है स्टॉक, स्टॉक को भी बाहर रखा गया है, अंश को भी और ऋण पत्र को यानी कि डिबेंचर को भी बाहर रखा गया है। तो इसलिए हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी को। फिर अगला क्वेश्चन, ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना क्षम्य नहीं है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शून्य है। जो हमारा ये क्वेश्चन है वो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 29 से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इनका सही आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो मैचिंग होगा वह है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं वाद पत्र। तो वाद पत्र है हमारा ऑर्डर 7 में। फिर उसके बाद है हमारा स्थगन, स्थगन जो बताया गया है, स्थगन को बताया गया है ऑर्डर 17 में। और फिर डिक्री और आदेश को जो निष्पादन है, निष्पादन है उसका ऑर्डर 21 में, डिक्री और आदेश का निष्पादन। और जो हमारी सेक्शन उसका ऑर्डर 19 है, ऑर्डर 19 में हमारा शपथ पत्र। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैचिंग करने के बाद।
फिर अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2021 में सौर ऊर्जा के उपयोग पर शोध गतिविधि बढ़ाने के लिए एक नई शोध पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में प्रयुक्त शब्द अप्रीति में शामिल है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना दोनों शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। फिर अगला क्वेश्चन, एक वैध संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो इसमें हमें इनको मैच करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा और थ्री पे कौन सा। तो हमारा इसमें जो है सबसे पहले होना चाहिए, इसमें हमें बताना है कि एक वैध संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है। तो इसमें बताना है, तो उसके लिए हमें आवश्यक है विधिक संबंध सर्जित करने का आशय, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। फिर दूसरा है प्रस्ताव का ज्ञान, तो प्रस्ताव का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर हमारा इसमें थ्री है लिखित करार का होना। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये है थ्री है गलत, यानी कि जो संविदा है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो मौखिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लिखित ही हो। फिर हमारा ऑप्शन इसमें फोर है प्रस्ताव की स्वीकृति। तो प्रस्ताव की स्वीकृति होना भी जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो एक, दो और फोर ये सही है। तो इसमें किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, जहां उपचार है जहां अधिकार है वहां उपचार है, के सूत्र वाक्य का अपवाद है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण अधिकार। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब है जहां अधिकार है वहां उपचार है, यानी कि जहां हमारा अधिकार है वहां हमें उपचार मिलेगा ही। तो हमें उपचार कहाँ नहीं मिलेगा, जहां हमारा कोई अधिकार होगा अपूर्ण। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे इसमें सूची वन और सूची टू को सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है ए में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, जो हमारे मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित प्रोविजन है वो हमारा है सेक्शन 44। उसके बाद है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, जो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जाती है वो है सीआरपीसी की सेक्शन 43। फिर है हमारा गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इसके संबंधित जो हमारा प्रोविजन है वो है सीआरपीसी की सेक्शन 46 में। और जो हमारा एनकाउंटर होता है ना, वो भी सेक्शन 46 में एनकाउंटर होता है। और फिर हमारा जो डी है, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार, यानी कि जो पुलिस की बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है वो भी वह 41 में। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए का 3 हो जाएगा, और बी का 2 और सी का 4 और डी का 1। तो करेक्ट आंसर बी। फिर अगला क्वेश्चन, विधिक शब्दावली यानी कि रैशनलियस प्रयुक्त की जाती है? तो हमारी रैशनलियस है, इसका मतलब होता है स्वामीहीन संपत्ति के लिए, यानी कि कोई भी संपत्ति है जो वो स्वामीहीन नहीं रह सकती, तो इसका मतलब होता है रैशनलियस। यानी कि अगर कोई किसी संपत्ति का कोई स्वामी नहीं रहा है तो वो हमेशा है ना स्टेट यानी कि राज्य में नीत हो जाती है। तो जहाँ ऐसी भी कहीं लॉ में कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो यहाँ पर रैशनलियस का यूज होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है या उपबंधित है? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के 3 में। फिर है इसमें अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें तथा सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारी सूची एक, तो हमारा इसमें जो है विधायी शक्ति का विभाजन, जो विधायी शक्ति का विभाजन है आर्टिकल 245 से 255 तक दे रखा है। फिर हमारा ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन है हमारा आर्टिकल 40 में। संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हमारा 73 में, तो सी का 2 हो जाएगा। और संसदीय विशेष अधिकार है हमारे आर्टिकल 105 में। तो हमारा इसलिए हो जाएगा ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 3।
फिर अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा वारंट के निरस्त्रीकरण का प्रावधान करती है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 70 में है वारंट का निरस्त्रीकरण। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, तो ए हमारा है जांच विचारण के पूर्ववर्ती है, तो सही है। फिर कारण आ रहा है विचारण आपराधिक कार्रवाई का तीसरा चरण है, तो ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आपराधिक कार्रवाई होती है इसमें पहले तो होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण। अन्वेषण है जो वो करती है हमारी पुलिस करती है। अन्वेषण हमेशा पुलिस करती है, मजिस्ट्रेट नहीं करता है। फिर उसके बाद अन्वेषण के बाद में जांच होती है। जांच तो जांच है ना, कार्रवाई का दूसरा चरण है। और उसके बाद है विचारण, जांच के बाद होता है विचारण, तो उसका तीसरा चरण है। तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। फिर है अगला क्वेश्चन, उसमें है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित है? तो इसमें हमें बताना है जो इंटरप्रेटर सूट है हमारा अंतर अभिवाचीवाद, वो आदेश 35 में है सीपीसी का, ये भी सही है। फिर हमारा निर्णय और डिग्री, जो हमारा निर्णय और डिग्री से संबंधित जो हमारा प्रोविजन है, ऑर्डर है, वो है हमारा ऑर्डर 20। फिर हमारा वादों की वापसी एवं समायोजन, तो वादों की वापसी और समायोजन होता है ऑर्डर 23 में, ये भी सही है। फिर हमारा न्यायालयों में अदायगी 21। तो हमारा देखिए दोस्तों, ये करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन, ये मतलब ये है, ये सही नहीं है। ये युग्म जो सुमेलित नहीं है, जो आर्टिकल 21, जो ऑर्डर 21 है, 21 में जो हमारा होता है वो होता है निष्पादन, डिग्री का निष्पादन 21 में। तो इसलिए इसमें पूछा है कि इसमें कौन सही तरीके से सुमेलित है? तो इसमें ए सुमेलित है, बी सुमेलित है, 3 सुमेलित है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो हमारी सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं ए में है हमारा 43, तो जो हमारा 43 में हुआ है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद है आर्टिकल 43, बी में है आर्टिकल 42, तो जो हमारा 42 में है वह हमारा न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं और प्रसूति राहत का प्रावधान 42 में। फिर हमारा सी का आर्टिकल 44 में हमारी वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। आर्टिकल 50 में है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि न्यायपालिका का कार्य पृथक्करण, तो हमारा जो है आर्टिकल 50 है। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं, जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, इसको बोलते हैं हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जो हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो दिया था हमारा मोंटेस्क्यू ने। ये भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये जीएस में और पॉलिटी में कहीं भी पूछ लेते हैं, लॉ में भी आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद इसमें होता है फिर स्वीकृति, प्रस्तावना की स्वीकृति, तो दूसरे नंबर पर ही आएगा। फिर उसके बाद होती है हमारा प्रस्तावना, जो स्वीकृत होने के बाद वचन बन जाती है। फिर वचन जो होता है, वचन यानी कि कंसिडरेशन, यानी कि वचन होने के बाद अगर हमने प्रतिफल दे दिया है उसके बदले में, तो वो हमारा हो जाएगा एक करार। फिर करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार होते हैं वो होते हैं हमारे संविदा। फिर उसके बाद होता है संविदा। तो इसलिए हमारा इसमें सब, फिर पहले आएगा ए, फिर ई, फिर सी, फिर डी, फिर भी करेक्ट ट्रांसफर है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा जो है पहले है हमारी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, तो जो हमारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित जो आईपीसी की सेक्शन 304 ए। फिर है हमारा दहेज मृत्यु, तो जो हमारा दहेज मृत्यु से संबंधित जो हमारी सेक्शन है वो हमारा 304 बी है। फिर है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, तो हमारी आत्महत्या का दुष्प्रेरण 306 में है आईपीसी। और फिर हमारा 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, ए एक तैराकी का राष्ट्रीय चैंपियन है, वह एक बच्चे को तालाब में डूबते देखता है, वह उसको डूबने से बचा सकता था परंतु नहीं बचाता है, बच्चा डूब जाता है, क्या ए दोषी है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वो उसकी है ना तैराकी, वो उसकी लीगल ड्यूटी नहीं है, वो उसकी मोरल ड्यूटी है। अगर उसकी लीगल ड्यूटी होती तो वो यहाँ पे अपराध का दोषी होता, तो इसलिए मोरल ड्यूटी होने की वजह से उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता, तो इसमें कोई अपराध का दोषी नहीं है।
फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसमें संसद का गठन है, 79 करेक्ट है। संविधान का संक्षिप्त नाम, आर्टिकल 21। तो देखिए दोस्तों ये सही नहीं है इसमें। तो जो हमारा संविधान का जो संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ है, संविधान ही एक ऐसा है, नहीं तो आर्टिकल 1 में ही सभी एक्ट का नाम, उसका नाम और परिवर्तन का विस्तार होता है। तो हमारा जो आर्टिकल 393 है, इसमें है संविधान का संक्षिप्त नाम। तो इसमें जो सी है, सी में राजभाषा 345 में सही है, राज्य का महाधिवक्ता 165 में सही है। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और जो हमारा सेंट्रल में होता है वो होता है हमारा महान्यायवादी। और जो हमारा महान्यायवादी से संबंधित जो प्रोविजन है वो 76 में। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 64 उपधारा 2 के अधीन रहते हुए कुर्की के पश्चात संपत्ति का निजी अंतरण है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शून्य। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, सूची 1 में दिए गए है दिवस और उसमें दिए गई है उसकी डेट। फिर इसमें हम देखते हैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका हो जाएगा 4। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय, फिर हम देखते हैं विश्व शिक्षक दिवस, तो सी। तो सी का हो जाएगा 5 अक्टूबर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो होता है हमारा 5 सितंबर को। तो हमेशा ही किसी भी क्वेश्चन के लिए याद रखने वाली चीज़ें हैं, इससे बिल्कुल डेट सेम ही है और नेक्स्ट मंथ है। तो इसमें हो जाएगा 5 अक्टूबर। तो फिर हमारा जो है ए है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। फिर उसके बाद हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो वो हमारा 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, बलात्संग पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धारा में दंडनीय है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 228 है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें देखियो ऑप्शन ए हमारा संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, धारा 10। तो इसमें ये है गलत। फिर हमारा प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना चाहिए, धारा 6, ये भी हमारा गलत है। फिर हमारा सी है प्रतिसारण कैसे किया जा सकता है, धारा 5 भी गलत है। तो फिर हमारा डी है मालपड़ा पाने वाले व्यक्ति का दायित्व 71। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। फिर अगला क्वेश्चन, ट्विंडल बनाम एटकिंसन का वाद संबंधित है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविदा की गुप्ता के सिद्धांत से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा सही उत्तर बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। तो इसमें करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा परिस्थापना का सिद्धांत है वो हमारा है सेक्शन 92 में टीपीए की। फिर उसके बाद है समेकन का सिद्धांत। जो हमारा समेकन का सिद्धांत है वो हमारा है 61। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा समेकन का सिद्धांत है, जो हमारा ये क्वेश्चन है जो यूपीजे की का पेपर हुआ था 2018 प्री में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समेकन का सिद्धांत है वो कौन सी धारा में है। तो इसमें बी का 3। तो इसमें 61 में समेकन का सिद्धांत है। फिर है हमारा संचयन का सिद्धांत। जो हमारा संचयन का सिद्धांत है वह हमारा सेक्शन 17 में। फिर है हमारा लंबित वाद का सिद्धांत यानी कि लिस्पेंडेंस, जो हमारा है सेक्शन 52 टीपीए में। तो हमारा इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन, जब संपत्ति का स्वामी संपत्ति के अंतरण को विसम्मत करे तो निराश अंतरित को प्रतिकर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? तो हमारा इसमें है 1 है जहाँ की अंतरण अनुग्राहिक है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है। तो ए इसका सही है। फिर दूसरा है हमारा जहाँ की अंतरण अनुग्राहिक है और अंतरक निर्वाचन करने से पहले जीवित है। तो इसमें ये सही नहीं है। फिर है हमारा तीसरा जहाँ अंतरण प्रतिफलार्थ है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है। तो हमारा ये भी सही है। फिर हमारा जहाँ अंतरक प्रतिफलार्थ है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले जीवित है, 4 ये भी सही है। तो इसमें इसका 1 और 3 4 सही है। तो इस लिस्ट का करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हमारा देखिए दोस्तों, इसमें सूची 1 में पहला है हमारा अग्रिम अग्रिम जमानत, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल। जो एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित जो हमारा प्रोविजन है वह सीआरपीसी की सेक्शन 438 में, तो ए का हो जाएगा हमारा सी। फिर उसके बाद है परिवाद का संज्ञान। तो हमारा जो परिवाद पे संज्ञान लिया जाता है वह है 190 सीआरपीसी। फिर है हमारा न्यायालय की भाषा। न्यायालय की भाषा है हमारा 272 में। अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाती है 110 में। तो इसके लिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 1 है और डी का 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो हमारा जो ये है हमारा 39A, ये हमारा बाद में ऐड हुआ था। और ये हमारा इसका जो ये ऐड हुआ था, ये आया था एक केस हमारा MH होस्कस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। फिर हमारा है संसद का गठन। जो हमारा संसद का गठन से संबंधित जो प्रोविजन है वो हमारा है आर्टिकल 79। फिर उसके बाद है हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो वो हमारा आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर हमारा डी है मूल कर्तव्य, तो हमारा वो मूल कर्तव्य है वो हमारा 51 में है, ए में है। फिर हमारा इसमें देखो हो जाएगा, इसमें ए का 3 और फिर इसमें बी का 4, सी का 1, डी का 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन में क्याओ एडी यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसमें जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निर्णीत ऋणियों के जीवन निर्वाह के लिए देय मासिक भत्ते का मान निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार के पास। फिर है अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है पक्षधरोही साक्षी जो हमारा हो जाएगा एविडेंस की सेक्शन 159। फिर उसके बाद है मृतकालिक घोषणा है हमारी 32 के 1 में है, बी का हो जाएगा हमारा फिर 2। फिर है स्मृति ताजा करना। सॉरी जो हमारा पक्षधरोही साक्षी है वो है हमारा 1। दोबारा से देखते हैं, जो हमारा पक्षधरोही साक्षी है वह है हमारा 154 में। फिर है हमारा मृतकालिक घोषणा वो है हमारा 32 के 1 में। फिर है हमारा स्मृति ताजा करना वो हो जाएगा हमारा 59 में। फिर हमारा सूचक प्रश्न है 141 में। तो हमारा इसमें जो है हमारा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, बी के 1000 रुपये ए द्वारा देय है किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। ए उस ऋण के मध्य बी को 500 रुपये देने का उल्लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है, यह एक। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन, यह एक संविदा है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन जो 25 है, 25 की ये इलस्ट्रेशन ई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कुर्क की गई संपत्तियों के दावे और आपत्तियों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्डर 21 है और रूल 58 CPC। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवंत विधि यानी कि लिविंग लॉ की अवधारणा को किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई रिच ने। फिर अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारणहार कहा गया है। तो इसमें अभिकथन ए हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को साम्य के आधार पर मामलों के निर्णय की शक्ति प्राप्त है। तो ये सही है। कारण आर है, साम्य सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांतों में से एक है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर सत्य तो दोनों है मगर किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए।
तो हमारा इसमें सूची 1 है। सूची 1 में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 23 और 24 में, तो ए का 3। फिर हमारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो हमारा जो ये है 39A, बी का ए हो जाएगा। फिर है समाधान प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो हमारा 72 में है, इसका हो जाएगा 4 का सी। फिर है हमारा इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान, तो हमारा इसमें जो हो जाएगा डी का हो जाएगा 130। तो देखिए दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान है 130 में। फिर हमारा जो CRPC में है उसमें सेशन कोर्ट का स्थान के बारे में प्रोविजन है, उसमें हमारा सेक्शन 9। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा जो है ए का हो जाएगा 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(2) के अंतर्गत एक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये सेक्शन 9(2) से है डायरेक्ट, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन हाई कोर्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1977 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है विचारण नहीं करेगा। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 479। फिर अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक दायित्व के कुछ अपवाद हैं। तो ये हमारा सही है, जो हमारा भारतीय दंड संहिता में आपराधिक दायित्व के अपवाद है वो हमारे सेक्शन 76 से 106 तक है। फिर हमारा सभी परिस्थितियों में सार्वभौमिक आपराधिक दायित्व नहीं हो सकता, तो हमारा ये भी सही है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, बैकी कब्जाधीन संपत्ति पर ए चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है जिससे वह बै द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर बै को हानि पहुंचा सके। ए द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, धारा 382। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो ऑप्शन ए विवादक तथ्य है, ये भी सही है। फिर है 2 सुसंगत तथ्य है, तो हमारे इसमें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और 2 नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन हमारी 5 है, सेक्शन 5 है, उसमें कहा गया है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के आधार पर बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें से बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इसमें जो हमारा पहले ही देखते हैं कि सेक्शन में क्या है। तो हमारा इसमें जो है दस्तावेज की जो डेफिनेशन हमारी 29 में है और कपटपूर्वक है, कपटपूर्वक की हमारी डेफिनेशन 25 में, और बेईमानी से की हमारी है 24 में, और जो लोक सेवक है, लोक सेवा है 21 में। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा 21 आएगा, 21 है 4 में, तो 4, फिर है हमारा 20 के बाद में 24, फिर 25, फिर 29। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये हमारा 354C, भारतीय दंड संहिता पीछा करना। तो हमारा जो पीछा करना है, जो हमारा 376C में ना होकर वो 376D में है। तो हमारा जो 376C में है वह है हमारा दृश्यकारिता। फिर हमारा 124 है भारतीय दंड संहिता आपराधिक षड्यंत्र। तो देखिए दोस्तों, 124 है जो, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। 124 में हमारा जो है वह है राजद्रोह, 124 में हमारा राजद्रोह है। और जो हमारा आपराधिक षड्यंत्र है, आपराधिक षड्यंत्र है हमारा 120A में। फिर इसमें बता रखा है धारा 350 भारतीय दंड संहिता बलात्कार, बलात्कार है हमारा 375 में, तो इसलिए इसका ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। फिर इसमें 340 में है सदोष परिरोध, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सदोष परिरोध। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें हमारा सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इसमें हमारा जो है कपटपूर्ण अंतरण, जो हमारा कपटपूर्ण अंतरण है वो हमारा सेक्शन 53 TP है। फिर हमारा निर्वाचन कब आवश्यक है। तो हमारा निर्वाचन है, जो निर्वाचन है हमारा 35 में। फिर हमारा सशर्त के विरुद्ध नियम, तो फिर हमारा सशर्त के विरुद्ध नियम है सेक्शन 14 में। फिर है हमारा सशर्त अंतरण, वह हमारा सेक्शन 25 में। तो हमारा इसमें जो है वो हो जाएगा हमारा ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा इसमें हमारा 2
निर्वाचन कब आवश्यक है, और फिर हमारा सी का हो जाएगा 1, सशस्त्र के विरुद्ध नियम 14 में है, फिर डी का हो जाएगा 3। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता विषय भारत के किस संविधान दंड प्रक्रिया संहिता विषय भारत के संविधान की निम्न सूची में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, जो हमारा सूची से संबंधित जो हमारी शेड्यूल है वो हमारी है शेड्यूल 7, यानी कि अनुसूची 7 में दी गई है हमारी 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची के विषय उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार, और संघ उसमें जो समवर्ती है उसमें राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों। और इसमें जो है शेड्यूल 7 है जो हमारा, इसमें जो कानून बनाने की पावर मिलती है वो हमें मिलती है आर्टिकल 246 से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, उसमें हमारा देवीलाल मोदी बनाम STO EIR 1965 SC 1150 किस विषय पर एक प्रमुख मामला है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा आणविक प्रताड़ना है, यानी कि रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेस जुडिकाटा से संबंधित जो प्रोविजन है वो हमारा है CPC की सेक्शन 11 में, और जो हमारा ये पूछ रखा है इसमें आणविक प्रताड़ना है, तो वो हमारा हो जाएगा सेक्शन का स्पष्टीकरण 4। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें हमारा जो सूची है, इस सूची में डिग्री का निष्पादन, जो हमारा डिग्री का निष्पादन है उससे जो हमारी संबंधित धारा है वह हमारी सेक्शन 38 CPC। तो हमारा ए का हो जाएगा 4। फिर है हमारा अनुरोध पत्र, जो हमारा अनुरोध पत्र होता है वो होता है हमारा 77। फिर होता है, फिर हमारा विधिक प्रतिनिधि, जो हमारा विधिक प्रतिनिधि है वो है हमारा सेक्शन 50 में। तो हमारा इसका हो जाएगा 1। फिर है हमारा वाद का संशोधित किया जाना, जो हमारा वाद का संशोधित किया जाने से संबंधित जो हमारी सेक्शन है वह है सेक्शन 26। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4 है, बी का ए का 4 है, बी का 3 है, और सी का 1 है, और डी का 2 है। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो हमारा जो है सूची 1 में है हमारा प्राथमिक दस्तावेज, जो हमारा प्राथमिक दस्तावेज है उसके बारे में जो प्रोविजन है वो एविडेंस की जो सेक्शन है वो 62 है। फिर हमारा है लोक दस्तावेज, तो हमारा जो लोक दस्तावेज है वो है हमारा 74 में। फिर हमारा प्राइवेट दस्तावेज है हमारा 75 में। फिर हमारा सेकेंडरी एविडेंस है द्वितीयक साक्ष्य है हमारा सेक्शन 63 में। तो इसका 4, तो हमारे इसमें हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य है? तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25। फिर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राजभाषा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच और अंग्रेजी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्न किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्र के निष्कासन का प्रावधान किया गया है? तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता दूं, तो हमारा जो देखिए एक तो हमारा जो इनको हम सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, आर्टिकल 4, 5 और 6। जो हमारा इसका UN चार्टर का आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 हमारा जो संबंधित है सदस्यों के लिए, यानी कि सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित है। और हमारा जो है सदस्य का निलंबन 5 में, और जो सदस्य का निष्कासन है यानी कि बिल्कुल ही निष्कासित कर देना वो हमारा है 6 में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 6। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति धारा 477 ये भी सही है।
फिर है जांच विचारण को पुनः चालू करना, धारा 331 दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी सही है। फिर हमारा दोष मुक्ति की दशा में अपील, धारा 378, ये भी सही है। और जो दोष सिद्धि से अपील होती है वो होती है सीआरपीसी की धारा 376, और दोष मुक्ति से अपील होती है धारा 378। तो ये कुछ सेक्शन है एक दूसरे से कोरिलेटरी याद करने से अच्छे से याद हो जाते हैं। फिर इसमें डी हमारा उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित जो प्रोविजन है वो हमारा है सेक्शन 474। तो इसलिए इसमें पूछ रखा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमारे इसमें ऑप्शन डी आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण की अनुमति है। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि टीपीए की जो हमारा सेक्शन 18 है, तो लोक के फायदे के लिए अंतरण, शाश्वतिक अंतरण हो सकता है। और जो हमारा सेक्शन 14 है वो है हमारा शाश्वतता के विरोधी, वो शाश्वतता के विरुद्ध जो अंतरण होता है, यानी कि दर पीढ़ी दर हमारे किसी संपत्ति को रोक के नहीं रख सकते। तो हमारा सेक्शन 14 है, तो हमारा जो 14 है 14 का अपवाद है सेक्शन 18। तो ये 18 के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। फिर है कारण आर, बड़े पैमाने पर जनता का कल्याण व्यक्ति से ऊपर है, तो ये भी सही है। यानी कि ये इसीलिए हम शाश्वत अंतरण, इसीलिए हमारा किसी ट्रस्ट हो या फिर कोई हमारा स्कूल कॉलेज हो या फिर हमारा कोई धार्मिक संस्थान हो, इसीलिए ट्रस्ट के रूप में हम शाश्वत अंतरण कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़े पैमाने पर जनता का कल्याण व्यक्ति से ऊपर है, तो ये सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।